ये इंटरव्यू इंडिया टुडे के चेयरपर्सन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी और ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चिंगप्पा ने मिलकर किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह इंटरव्यू हमें इंडिया टुडे मैगजीन के लिए दिया है। यानी ये टीवी इंटरव्यू नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी हम आपको देते हैं कि यह 2023 का आखिरी इंटरव्यू होने के साथ सबसे बड़ा इंटरव्यू भी साबित होने वाला है, जो वर्ष 2024 में भारत की राजनीति का एजेंडा सेट करेगा। इसलिए अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और अगले 1 घंटे तक आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के इन तमाम मुद्दों पर क्या विचार हैं, उनके क्या जवाब हैं। इस इंटरव्यू की शुरुआत हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया टुडे का न्यूज मेकर ऑफ द ईयर बनने के लिए बधाई के साथ दी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इंडिया टुडे ने इस साल के लिए उन्हें न्यूज मेकर ऑफ द ईयर चुना है। और इसके बाद उन्होंने हमें धन्यवाद दिया और फिर यह भी कहा कि उनके लिए इस साल के कई न्यूज मेकर्स हैं। हमारे लिए तो वो न्यूज मेकर हैं, लेकिन उनके लिए न्यूज मेकर्स कौन है? तो उन्होंने बताया कि उनके न्यूज मेकर्स में फसलों की रिकॉर्ड पैदावार करने वाले और मिलेट क्रांति लाने वाले किसान हैं, G20 के आयोजन को सफल बनाने वाले लोग हैं, एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स और दूसरी खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, स्टार्टअप्स के क्षेत्र में शानदार काम करने वाले युवा हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि वो उन महिलाओं को भी इस साल के लिए न्यूज मेकर मानते हैं जो देश में महिला सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिख रही हैं। तो हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी इस साल के न्यूज मेकर हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सारे न्यूज मेकर्स हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जो भारत पहले दुनिया में काफी पीछे छूटा हुआ था, वो अब आगे बढ़कर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और आज के समय को उन्होंने भारत का समय बताया है। और आपने देखा भी होगा, वो अक्सर दुनिया के बड़े बड़े मंचों से ये बात कहते हैं कि ये जो समय है, ये भारत का समय है, ये युग भारत का युग है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी इंडिया टुडे के न्यूज मेकर ऑफ द ईयर बने हैं। इससे पहले भी उन्हें 3 बार इसके लिए चुना गया है। और बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी भारत में तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही, साथ ही वो दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पहले आप ये देख लीजिए, जब जब नरेंद्र मोदी बने इंडिया टुडे के न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2014, 2016, 2019 और अब 2023। इससे आपको उनकी कंसिस्टेंसी पता चलेगी, इससे आपको उनका ट्रैक रिकॉर्ड पता चलेगा कि वो 2014 से लेकर और अब 2024 आने वाला है, इन 10 वर्षों में वो लगातार न्यूज मेकर ऑफ द ईयर बने रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग वर्षों में। और इस समय उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। अब देखिए, दुनिया में उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है इस समय, और वो है 76%, 76%, जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग 49% है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की 47% है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की 41% है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग इस समय 37% है। अब आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी सबसे ऊपर इस समय आपको नजर आते हैं। उनके जो ग्लोबल रेटिंग्स हैं वो हैं 76% इस समय। यानी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के आसपास कोई नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 10 साल से देश में सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ देश में कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर नहीं है, बल्कि इस समय 10 साल बाद भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और इसी को बहुत सारे लोग मोदी मैजिक का नाम भी देते हैं। तो ये जो न्यूज मेकर ऑफ द ईयर उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है, इसके पीछे आप ये समझिए कि ये कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए रही होगी। कोई भी नेता अगर 10 साल तक सत्ता में रहता है तो लोग थकने लगते हैं, लोग आलोचना करने लगते हैं, लोग बदलाव की तरफ देखने लगते हैं, लोग कहने लगते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब हमें एक नया नेता चाहिए, हमें एक चेंज चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक अपवाद है और 10 साल के बाद भी लोगों के अंदर जो उनकी भूख है और जो उनकी लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इस इंटरव्यू में जब हमने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि वो इस साल की अपनी यात्रा को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि उनका मूल्यांकन सिर्फ
एक साल के आधार पर करना गलत होगा। उनका ऐसा कहना है कि आज जब वो कोई काम शुरू करते हैं तो ये काम वो नहीं होता जिसे लोग देख रहे होते हैं, जो लोगों को दिखाई देता है। असल में उस काम की अंतिम तस्वीर उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और भव्य होती है, जिसमें वो एक बहुत बड़े कैनवस पर काम करते हैं और एक कलाकार की तरह एक बिंदु से अपने पूरे मिशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब वो मिशन शुरू होता है तो उसकी अंतिम तस्वीर को कोई देख नहीं सकता और उसके बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही पता होता है। और उन्होंने बहुत सारी बातें आज कही हैं। मैं वो सारी बातें एक एक करके पॉइंटर्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत में जो उन्होंने बात कही वो शायद आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। जो कह रहे हैं कि वो एक आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं और जब वो किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में उनको पता होता है कि ये प्रोजेक्ट का जो एंड गेम है ये कहां जाकर समाप्त होगा, ये कोई और उस समय नहीं देख सकता। और आज इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण उन्होंने गुजरात में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दिया और कहा कि जब उन्होंने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का फैसला किया तब कई लोगों को लगा कि इसका संबंध गुजरात की राजनीति और वहां के चुनावों से होगा। लेकिन आज इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने असल में टूरिज्म के पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया और अब पिछले ही दिनों एक नया रिकॉर्ड बना जब एक ही दिन में 80,000 से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आ रहे हैं और वो अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं। और इन प्रयासों का अंतिम बिंदु क्या होगा यह भी इस समय आपको और हमें दिखाई नहीं देगा। इस बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही पता होगा कि इसकी आखिरी मंजिल क्या है। इस इंटरव्यू में हमने प्रधानमंत्री मोदी से और दो सवाल पूछे। पहला ये, इस साल भी भारत को दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाए रखने में उनकी कौन सी नीतियां और फैक्टर्स अहम रहे, और दूसरा यह कि उनका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि अनुभव के मामले में उनकी यात्रा काफी अनूठी है क्योंकि सरकार के प्रमुख के रूप में उनके पास लगभग 23 साल का अनुभव है। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने देश भर में यात्राएं करके जो अनुभव हासिल किया और गरीबी ने उन्हें भारत की जमीनी हकीकत से जिस तरह जोड़कर रखा, वो फैक्टर्स उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। यानी उनके दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाकी नेताओं में आपको मिलते नहीं हैं। एक, वो लगातार जमीन से जुड़े रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया है। एक गरीब की क्या चुनौतियां होती हैं, एक गरीब कैसे सोचता है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, 23 साल का प्रशासनिक अनुभव एक प्रमुख के तौर पर बहुत ही कम लोगों के पास है पूरी दुनिया में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनका मैनेजमेंट स्टाइल बहुत अलग है क्योंकि नीतियों और नीति निर्माताओं को लेकर वो बाकी नेताओं से, बाकी लोगों से अलग सोचते हैं। उनका कहना है कि वो योजनाओं को बनाते समय अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट से राय तो जरूर लेते हैं, लेकिन फैसले के समय वो इन सुझावों के साथ अपने उस अनुभव का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें उन्होंने इस देश की जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखा और समझा है। और प्रधानमंत्री मोदी इसी जवाब में आगे कहते हैं कि मैं कुछ भी अच्छा लगे इसलिए नहीं करता, लेकिन अच्छा हो इसलिए करता हूं। और वो ये भी कहते हैं कि गरीबी में पले बड़े होने के कारण उन्हें पता है कि किस तरह से लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है और इस देश की असली चुनौतियां क्या हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अब अगर मैं उनको पढ़ूं जो उन्होंने बात कही, वो कहते हैं मैंने सरकार के प्रमुख के रूप में 23 साल सेवा की है गुजरात में और केंद्र में, लेकिन उससे पहले 30 साल मैंने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और लोगों के बीच रहा। जीवन भर मैं अपने आप को छात्र ही मानता आया हूं और दूसरों के अनुभव और बुद्धिमत्ता से सीखने में विश्वास रखता हूं। इसलिए मैं धन्य हूं कि मेरा जमीनी हकीकतों से मजबूत जुड़ाव है। वो फिर कहते हैं नीति बनाने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं सभी अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को सुनता हूं और उनकी सलाह मेरे जमीनी जुड़ाव और देश की जी गई वास्तविकता को मिला जुलाकर अपनी नीतियां और रणनीतियां बनाता हूं। मेरे जमीनी संबंध के परिणाम स्वरूप मेरे कन्विक्शन यानी भीतरी विश्वास भी मजबूत है। मैं कुछ भी अच्छा लगे इसलिए नहीं करता। तो देखिए, ये जो बड़ी बात है और ये मुझे लगता है कि देश के लोगों को उनकी ये बात सुननी चाहिए। वो कहते हैं कि कोई चीज अच्छी लगे वो इसलिए नहीं करते, बल्कि वो इसलिए करते हैं ताकि वो चीज, उस चीज से
लोगों का अच्छा हो, लोगों का भला हो। वो ऐसा कहते हैं, आई डोंट डू थिंग्स बिकॉज इट लुक्स गुड, आई डू इट बिकॉज इट विल डू गुड। और इस बात को आज आप कोविड के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा जब कोविड आया था उस समय दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भारत को अपने अपने सुझाव दे रहे थे। पश्चिमी देश कोविड से कैसे निपट रहे हैं, वो सारे फॉर्मूले वो भारत को बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि भारत को कैसे कोविड से बचना होगा। जैसे पश्चिमी देशों में कोविड की वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया तो वहां लोगों की आर्थिक मदद के लिए उनके बैंक खातों में पैसे भेजे गए और उस समय कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते थे कि भारत को भी पश्चिमी देशों की तरह ही अपनी नीतियां बनानी चाहिए, सिर्फ पश्चिमी देशों को कॉपी कर लो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुभव से यह फैसला लिया कि कोविड में भारतीयों के लिए वही नीतियां बननी चाहिए जो पश्चिमी देशों के हिसाब से नहीं बल्कि हमारे देश के लोगों के हिसाब से, उनकी आदतों के हिसाब से, उनके संस्कारों के हिसाब से, उनके चुनौतियों के हिसाब से होनी चाहिए। यानी इंडियन फॉर्मूला होना चाहिए जो मेड इन इंडिया हो। जिस बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था, आज वो बीजेपी ओबीसी समुदाय की सबसे फेवरेट पार्टी बन गई है। 2019 में बीजेपी के जो 303 सांसद चुनाव जीते उनमें से 85 सांसद ओबीसी थे, जबकि सितंबर 2023 में बीजेपी के देश में 1358 विधायक थे सितंबर तक, जिनमें से 27% विधायक ओबीसी समुदाय से आते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण और बनियों की नहीं बल्कि अब सभी वर्गों की पार्टी बन गई है। आदिवासियों ने इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी को कितना वोट दिया और बीजेपी में इस समय सबसे बड़ी भागीदारी ओबीसी समुदाय की बन चुकी है, एक जमाने में जिसे ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। इस पर लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता था जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। देखिए, उनके जवाब का एक अंश यह भी है जो मैं आपको अभी बताना भूल गया। देखिए, वो कहते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। बिहार में लोगों ने अपना प्रबल समर्थन और जनादेश वास्तव में हमें दिया है। 6 महीने बाद कर्नाटक में हमारी सरकार थी, यहां तक कि आज भी पुदुचेरी में हमारी सरकार है। फिलहाल हम 16 राज्यों में शासन कर रहे हैं, 8 में प्रमुख विपक्षी दल हैं। और फिर वो कहते हैं, अब पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में हम सरकार में हैं, जिनमें नागालैंड और मेघालय जैसे ईसाई बहुल राज्य भी हैं। और जहां तक बात दक्षिण भारत की है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकसभा सीटों की दृष्टि से हम सबसे बड़ी पार्टी हैं दक्षिण भारत में। 2 लोकसभा सीटों की विनम्र शुरुआत से अब 303 तक की हमारी यात्रा पर विचार कीजिए। क्या हम देश के सभी हिस्सों के लोगों के समर्थन और शक्ति के बिना राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण ताकत बनकर कभी उभर सकते थे? ऐसा उनका कहना है। अगली चर्चा है, अगला सवाल है, हाल के विधानसभा चुनाव में लीड कैंपेनर होने के नाते आपकी रैलियों ने निर्णायक फर्क पैदा किया है। तो सब लोग आजकल ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, वही सबसे बड़ा नाम है, उनकी रैलियां होती हैं और उनकी रैलियों के आधार पर ही सिर्फ उनके नाम पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसका जवाब सुनिए। वो कहते हैं, आपका आकलन यहां थोड़ा अधूरा है। भाजपा काडर आधारित पार्टी है। ठेठ पोलिंग बूथ तक भाजपा के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का विशाल नेटवर्क है। हर स्तर पर उसके पास नेतृत्व है जिसकी लोगों के बीच गूंज सुनाई देती है। जीत सबके मिले जुले प्रयासों से आती है, इसलिए मुझे श्रेय देना अनुचित होगा। श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जो जीत बीजेपी को मिल रही है उसके लिए अकेले श्रेय नहीं लेना चाहते, कार्यकर्ताओं को श्रेय दे रहे हैं। अगला सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी गारंटी क्या है? क्योंकि आजकल देश में मोदी की गारंटी की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि उनकी गारंटी कोई चुनावी वादा या चुनावी नारा नहीं है। तो बड़ी बात विपक्षी दलों के लिए भी और पत्रकारों के लिए भी जो ये कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, मेरे लिए गारंटी केवल शब्द या चुनावी वादे नहीं है, यह मेरी दशकों की कड़ी मेहनत है, यह समाज के प्रति संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। मैं जब गारंटी की बात करता हूं तो मैं अपने को इसके साथ बांधता हूं। यह मुझे सोने नहीं देती, यह मुझे कड़ी मेहनत करने को प्रेरित करती है, यह मुझे अपना सब कुछ देश के लोगों को दे देने की तरफ ले जाती है। कृपया करके गारंटी शब्द के शब्दकोश वाले अर्थ की तलाश मत करिए। और आगे बढ़ने से पहले
हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जब उन्होंने लोगों को मोदी की गारंटी दी थी और कैसे लोग आजकल आंख बंद करके मोदी की इस गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि चीन और पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का क्या रुख है और इन दोनों देशों से डील करने का मोदी का तरीका क्या है, यानी मोदी वे क्या है। हमने पूछा आपका क्या रुख है चीन और पाकिस्तान पर, तो वो कहते हैं पड़ोसियों के साथ व्यवहार की मोदी राह यही है कि रिश्ते रचनात्मक और सहयोगात्मक हों, लेकिन जरूरत पड़ने पर दो टूक और ठोस हो। यहां बात ध्यान देने वाली वो ये है, जरूरत पड़ने पर दो टूक और ठोस हो। पहल और चुनौतियां दोनों में आप पहले से अंतर देख सकते हैं, ये उनका कहना है। आपको याद होगा जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, तब उन्होंने कहा था उनसे कि यह युद्ध का दौर नहीं है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। यूक्रेन के बारे में जब आज हमने उनसे बात पूछी कि क्या उनकी जो मोदी रहा है, मोदी वे जो है वो क्या है, वो कहते हैं मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भय और दबाव से मुक्त माहौल में ईमानदार बातचीत और ईमानदार कूटनीति से मतभेदों को सुलझाया जाना चाहिए, चाहे यूक्रेन हो या गाजा। हमारा रुख इसी के इर्द गिर्द रहा है। हम आतंकवादियों या हिंसा को एजेंडा तय नहीं करने दे सकते। देखिए बड़ी बात, हम आतंकवादियों या हिंसा को एजेंडा तय करने नहीं दे सकते। जिन लोगों की टकराव में कोई भूमिका नहीं, वे ही अक्सर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कूटनीति को प्रधानता देने का मतलब यह नहीं कि आतंकवाद और क्षेत्रीय संप्रभुता के मामले में हम समझौता कर लें। अब 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया फॉर्मूला देश को दिया है और उसका नाम है ज्ञान फॉर्मूला, GYAN। तो उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा है वो भी मैं आज आपको पढ़कर बताऊंगा। ज्ञान में जी का मतलब है गरीब, वाई का मतलब है युवा, ए का मतलब है अन्नदाता और एन का मतलब है नारी शक्ति। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी सफलता का मंत्र यही है कि उनके लिए देश पहले है और सबसे बड़ी बात है वो ये कहते हैं कि 2047 के लिए वो ज्ञान का सम्मान करेंगे और ज्ञान के लिए वो काम करेंगे। तो देखिए उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश कैसे बन सकता है, उसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है। वो कहते हैं कि मेरा फॉर्मूला ये है जिसका नाम है ज्ञान, और ये हमारा वोट बैंक भी है और इस वर्ग में हमने देश को बांट दिया है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। और वो कहते हैं कि हम ज्ञान का सम्मान करेंगे, ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके चलते ही हम लोग एक विकसित देश बनेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी की जो नेशन फर्स्ट वाली जो सोच है, उसी की वजह से वो रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति से दूर रहते हैं। आखिर में जब उनसे पूछा गया, उनसे बात की गई कि भाई आप जब कोई बड़े फैसले लेते हैं तो आप वो बड़े फैसले कैसे लेते हैं, तो उनका यह कहना था कि मैं सिर्फ एक लेंस लगाता हूं और वो लेंस ये है कि जो कुछ देश के हित में है मैं वो करता हूं। और जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आती है कि जो भारत के हित में है वैसा फैसला करना चाहिए, तो मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाता है। भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने पर क्या कहा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या कहा है, इस पर भी उन्होंने अपने विचार दिए हैं। और वो चाहते हैं एआई के बारे में, हम ये भी चाहते हैं कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी बने। हम भारतीय भाषाओं की विविधता और हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े स्वदेशी भाषा मॉडल में अपनी कंप्यूटिंग शक्ति पर काम करेंगे। टेक्नोलॉजी के प्रति मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है और आज कक्षाओं से लेकर बेडरूम तक हम प्रगतिशील और स्थिर नीतियों के साथ इनोवेशन और पूंजी की आसान उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। फिर वो कहते हैं मैं लोगों में 2047 तक देश के विकसित राष्ट्र के लिए आशावाद देखता हूं और यही ऊर्जा
मेरी प्रेरणा शक्ति है। हम ज्ञान GYAN यानी ज्ञान पर ध्यान देंगे। इसमें जो मैं आपको बता चुका हूं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये उन्होंने कहा है। इसकी मदद से भारत एक विकसित देश आगे चलकर बन सकता है।